दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अब हम टॉपिक लेके चल रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति 3D ज्योमेट्री हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि हमें स्पेस में क्या चाहिए। कोई बिंदु हो तो उसके निर्देशांक कैसे निकालें, उनका क्या मतलब है, पूरे स्पेस को हम कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे हमने 2D में देखा था, हमारे पास क्या होती थी, एक एक्स एक्स होती थी, एक ओरिजेंटल लाइन होती थी और एक वर्टिकल लाइन होती थी। दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती थी उसे हम मूल बिंदु बोल देते थे। ओरिजेंटल लाइन को एक्स एक्स और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्स बोल देते थे। फिर हम देखते थे किसी भी बिंदु की अगर हमें पोजीशन जाननी हो तो आप क्या करो, इन दोनों अक्षों से लंबवत दूरियां देख लो। उनसे हम क्या बता देते थे, बिंदु की स्थिति बता देते थे। हमारी वाई एक्स से लंबवत दूरी क्या बता देती थी, उसका एक्स निर्देशांक बता देती थी। और एक्स एक्स से लंबवत दूरी क्या बताती थी, उस बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट। तो वहाँ पे हमारे पास किसी भी बिंदु के पास दो इन्फॉर्मेशन होती थी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब हम किस में आ गए, 3D में। 2D में तो सिर्फ दो ही हमारे पास क्या होती थी, उसकी विमाएँ होती थी, दो ही माप होती थी। जबकि 3D में आ गए तो हमारे पास इसकी कितनी माप होंगी, 3 माप होंगी। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 लंबवत रेखाएं लेंगे। 3 ओ एक्स ओ वाई जेड क्या ली, 3 परस्पर लंबवत रेखाएं ऐसे ले लेंगे। ये ओ एक्स ओ वाई जेड, ये क्या की इन्होंने, ओ एक्स हो गई, इसके लंबवत ओ वाई हो गई, दोनों लंबवत हैं और तीनों आपस में क्या है, लंबवत है। अरे कोई भी आप उठा के देख लो, कोई भी दो रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है। लंबवत हो गई तो इनको फिर आगे चल के हमने क्या बोलेंगे, इसको एक्स एक्स बोलेंगे, इसको वाई एक्स बोलेंगे और इसको हम जेड एक्स बोलेंगे। तो हमने क्या किया, स्पेस में एक बिंदु लिया, उससे लंबवत जाने वाली 3 लंबवत रेखाएं ले ली। ठीक है, जिसे हमारे पास क्या आ गई, 3 अक्षें आ गई, 3 अक्षें आ गई। अब हम जैसे हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आने लग जाएंगे, समतल आने लग जाएंगे। जैसे एक्स ओ वाई है, इसको पीछे भी बढ़ाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, समतल आ जाएगा। इसी प्रकार वाई ओ जेड, ये वाई ओ जेड, वाई एक्स और जेड एक्स से मिलके एक क्या बनेगा, समतल बनेगा। एक समतल क्या बनेगा, एक्स ओ जेड को लेके बनेगा। तो एक समतल ये बन जाएगा। तो हमने क्या किया, स्पेस में हमने क्या ली, 3 परस्पर लंबवत रेखाएं ली। तो हमने देखा तीनों जहाँ प्रतिच्छेद करी उसको तो हमने मूल बिंदु दे दिया। उसके अलावा उसे हमने देखा क्या आने लग गए, हमारे पास समतल आने लग गए। समतल आने लग गए जिसमें पहला समतल है एक्स ओ वाई, दूसरा है वाई ओ जेड, तीसरा है जेड ओ एक्स। ठीक है, किन्हीं भी दो अक्षों को लेंगे तो उनसे एक समतल बन जाएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि तीनों रेखाएं समतलीय थी, लेकिन तीनों कोई भी ऐसा समतल हम तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत थी, लेकिन हमें कोई भी ऐसा समतल नहीं मिल पा रहा है जिसमें हमारी एक्स एक्स भी आ जाए, वाई एक्स भी आ जाए और जेड एक्स भी आ जाए। इसका मतलब जो हमने 3 अक्ष ली थी वो हमारी क्या है, असमतलीय है। तो 3 हमारी जो एक्स हैं वो क्या है, असमतलीय हैं और तीनों परस्पर क्या है, एक दूसरे के हमेशा लंबवत है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने स्पेस को क्या किया, स्पेस में एक बिंदु ले लिया, उसे जाने वाली 3 परस्पर लंबवत रेखाएं और असमतलीय रेखाएं ले ली, जो कि हमारी क्या बन गई, आगे चल के एक्सेस बन गई। उनसे हमें मिले समतल। जैसे एक्स और वाई समतल है, इसमें हमारी क्या है, एक्स एक्स है और वाई एक्स है, इसके इसलिए इसको क्या बोल दिया, समतल एक्स वाई। इसी प्रकार वाई ओ जेड समतल है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी दो रे हमारी निर्देशीय अक्ष स्थित हैं, वाई एक्स एक्स और जेड एक्स। वाई एक्स एक्स है और जेड एक्स है, इसके लिए इसको क्या बोल दिया, वाई जेड समतल बोल दिया। इसी प्रकार तीसरा समतल क्या है हमारा, जेड ओ एक्स, जिसमें हमारी जेड एक्स है और एक्स एक्स स्थित है, इसलिए इस समतल को हमने क्या बोल दिया, जेड एक्स समतल बोल दिया। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास 3 अक्ष आ गई, 3 हमारे पास समतल आ गए और एक हमारे पास क्या आ गया, मूल बिंदु आ गया। जब हमारे पास इतनी चीज़ें आ जाती हैं तो अब हम इसमें किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं एक्स और एक्स हमारी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्स हो जाएगी। इसके लंबवत इसने इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाई एक्स एक्स हो गई और इन दोनों के लंबवत जेड एक्स हो गई। तो 3 एक्सेस आ गई और 3 ही हमारे समतल आ गए। समतल एक्स वाई है तो इसका मतलब उसमें एक्स एक्स भी है, वाई एक्स एस भी है। वाई जेड है तो इसका मतलब वाई एक्स और जेड एक्स से मिलकर बना हुआ समतल। जेड एक्स है तो जेड एक्स और एक्स एक्स से मिलकर बना हुआ समतल है। ठीक है, ये हमने स्पेस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, स्पेस में कोई एक बिंदु लेते हैं। ठीक है, उसकी अगर
समतलों से दूरियां लेनी है। जैसा हमने आपको याद हो 2D में हमने किससे दूरियां देखी थी, अक्षों से लंबवत दूरियां देखी थी, जबकि 3D में निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समतलों से लंबवत दूरियां निकालनी पड़ेगी। हमारे समतल हमें पता है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स है। तो एक्स वाई से जो लंबवत दूरी होगी वो किसको बताएगी, जेड निर्देशांक को बताएगी। ठीक है, और जो वाई जेड से लंबवत दूरी है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट देगी उस बिंदु का, और जेड एक्स से लंबवत दूरी है वो हमें क्या देगी, उस बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट देगी। देखो तो हमने क्या मानी, 3 अक्ष मानी। तो इस स्पेस में किसी भी बिंदु के पास कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। जिसमें से एक्स कोऑर्डिनेट हमारी क्या बताएगा, वाई जेड समतल से लंबवत दूरी, वाई निर्देशांक क्या बताएगा हमारी, जेड एक्स से लंबवत दूरी, और जेड कोऑर्डिनेट हमें क्या बताएगा, एक्स वाई समतल से लंबवत दूरियां। इसने वो दूरियां एक्स वाई जेड दे रखी हैं, तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। तो एक तरीके से अगर हम बना के देखें तो ये हमारी 3 अक्ष हो गई, एक्स वाई जेड। इसमें हमने कोई बिंदु लिया, ये मूल बिंदु से इसको मिला है, ये कोई पी बिंदु हो गया। अब हमें क्या करनी है, इसकी तीनों समतलों से लंबवत दूरियां लेनी है। 3 समतल हमारे कौन से, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये हमारा एक्स वाई समतल है, ये नीचे वाला क्या हमारा एक्स वाई समतल है। इससे यहाँ से क्या लेंगे, लंबवत दूरी लेंगे, जो कि इसका क्या बताएगी, जेड निर्देशांक बताएगी। तो इसका जो जेड निर्देशांक है, जो कि जेड ले रहे हैं, वो क्या बता रही है, ये दूरी बता रहा है। इसी प्रकार हमारे पास क्या है, वाई जेड समतल है, वाई जेड समतल है। इससे इसकी क्या निकालेंगे, लंबवत दूरी निकालेंगे, वो इसका क्या देगी, एक्स निर्देशांक। तो ये दूरी कितनी है, एक्स। इसी प्रकार ये पीछे वाला समतल है, इससे क्या करेंगे, इसकी लंबवत दूरी निकालेंगे, जो कि क्या देगी हमें, वाई निर्देशांक। इसका मतलब ये दूरी कितनी है, वाई है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बिंदु लेना है, उसमें हमें तीनों समतलों से लंबवत दूरियां चाहिए। एक्स वाई से लंबवत दूरी है वो हमें जेड निर्देशांक देगी। ठीक है, और जो वाई जेड समतल से लंबवत दूरी है वो एक्स निर्देशांक देगी, और जेड एक्स से लंबवत दूरी है वो वाई देगी। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम मूल बिंदु पे थे, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जेड एक्स पे या किसी एक एक्स पे चलेंगे, फिर बाकी एक्सेस के पैरेलल चलेंगे। तो हम सबसे पहले मान लो चल लिए जेड एक्स पे, तो जेड एक्स पे जेड दूरी चले, यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से ये इसके बराबर में आ गए। फिर हमने क्या किया, वाई एक्स के समांतर चले, तो यहाँ आ गए। फिर क्या किया हमने, एक्स एक्स के समांतर चले, तो इस बिंदु के पहुंच गए। तो इसके जो रेखाओं के समांतर चली गई दूरियां हैं वो हमें क्या देंगी, उसके निर्देशांक देंगी, या फिर समतल से लंबवत दूरी क्या देंगी हमारी, उसके निर्देशांक देंगी। अगर एक्स वाई समतल से लंबवत दूरी है तो देखो 3 है हमारे पास एक्सेस, एक्स वाई यूज हो गया, बचा कौन, जेड। तो कौन सा निर्देशांक देगा, जेड निर्देशांक। इसी प्रकार अगर वाई जेड समतल है तो वाई यूज हो गया, जेड हो गया, तो बचा हुआ क्या दे देगा, एक्स निर्देशांक। इसी प्रकार जेड एक्स है तो जेड यूज हो गया, एक्स हो गया, बचा कौन, वाई, तो ये क्या देगा, वाई निर्देशांक देगा। यानी अगर हमें स्पेस में कोई बिंदु है, उसके कार्तिकीय निर्देशांक अगर ये दे दिए गए, तो ये एक्स निर्देशांक हमें क्या बताएगा, बिंदु पी की वाई जेड समतल से लंबवत दूरी। वाई निर्देशांक क्या दे देगा, जेड एक्स से लंबवत दूरी, और जेड निर्देशांक हमें देगा एक्स वाई से लंबवत दूरी। तो ये चीज़ हमने देख ली कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मतलब उसके पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे बिंदु के पास। अगर हम 3D में बात कर रहे हैं, जिसमें से एक एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक होगा। एक्स निर्देशांक क्या करेगा, वाई, तीनों ही क्या देंगी, समतलों से लंबवत दूरियां देंगी। एक्स निर्देशांक कौन से समतल से, वाई जेड समतल से। वाई निर्देशांक किसे देगा, एक्स जेड समतल से लंबवत दूरी, और जेड निर्देशांक देगा एक्स वाई समतल से लंबवत दूरी। तो ये क्या बोल रहा है कि संख्याएं एक्स वाई जेड समष्टि में स्थित 3 परस्पर लंबवत समतलीय रेखाओं जो निश्चित बिंदु से गुजरती हैं के सापेक्ष निर्धारित की जाती हैं। तो ये हमने पहले ही देखा था कि तीनों रेखाएं आपस में क्या है, लंबवत हैं और असमतलीय हैं। इनमें से कोई दो एक समतल में है, जैसे एक्स वाई समतल है तो उसमें एक्स एक्स भी है और वाई एक्स एक्स भी है, लेकिन उसमें जेड एक्स नहीं है। तीनों एक साथ एक समतल में नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3 हमारी एक्स एक्स निकल के आ गई, इनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे, निर्देशीय एक्स यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलेंगे। और हमारे पास क्या आ गए, 3 ही समतल निकल के आ गए, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, निर्देशीय समतल बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलेंगे। तो हमारे पास एक तो मूल बिंदु आ गया, 3 हमारे पास क्या आ गई, एक्सेस आ गई, जिन्हें हम निर्देशीय एक्स बोलते हैं। 3 हमारे पास क्या है, समतल है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, बस बिंदु की स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बिंदु अगर ए बी सी होता है तो इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, ए, जो कि क्या देगा, वाई जेड समतल से लंबवत दूरी।
उसका y निर्देशांक कितना है b, जो कि हमें क्या देगा zx समतल से लंबवत दूरी, और z निर्देशांक इसका कितना है c हमें क्या देगा xy समतल से लंबवत दूरी। तो जैसे हम 2D में देखते थे वहाँ पे तो हम अक्षों से लंबवत दूरियां देखते थे, जबकि 3D में हमें क्या देखना है समतलों से लंबवत दूरियां देखनी है। तो ये हो गया हमारा कोई भी बिंदु P हो उसके निर्देशांक है तो उसका क्या मतलब है। अब हम एक एक चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे अगर हमें एक्स एक्स पे अगर कभी बिंदु मानना पड़ जाए तो उस केस में क्या होगा। हमें पता है हमारी एक्स एक्स क्या है एक्स वाई समतल में भी है और जेड एक्स समतल में भी है। कोई भी बिंदु लिया हमने एक्स एक्स पे, मान लो P ले लिया ए बी सी, जिसमें से हमें पता है कि ए क्या देगी हमारा एक्स निर्देशांक है वाई जेड समतल से दूरी, बी क्या देगा हमारी जेड एक्स समतल से दूरी, और सी हमें देगा किससे एक्स वाई समतल से दूरी। लेकिन बिंदु हमने किस पे ले लिया एक्स एक्स पे। एक्स एक्स कहाँ होती है हमारी एक्स वाई समतल में भी है और वाई जेड समतल में भी है। इसका मतलब हमारा बिंदु क्या है एक्स वाई समतल में स्थित है और जेड एक्स समतल में भी स्थित है। अगर समतल में ही बिंदु हो गया तो उसकी उससे लंबवत दूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब एक्स वाई से लंबवत दूरी क्या आ जाएगी 0, जेड एक्स से लंबवत दूरी क्या आ जाएगी 0। तो अगर बिंदु एक्स एक्स पे है तो उसकी निर्देशांक क्या बचेंगे a,0,0, या फिर हम बोल सकते हैं x,0,0। तो हमें याद रखना है कि एक्स एक्स पे हमेशा y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होते हैं 0 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि निर्देशांक हमारी समतलों से लंबवत दूरियां होती हैं। एक्स एक्स हमारी क्या होगी हमारी एक्स 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 वाई समतल में भी है, इसका मतलब जेड निर्देशांक 0। हमारी एक्स 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 जेड समतल में भी है, इसका मतलब इसका वाई निर्देशांक भी 0। तो एक्स एक्स पे अगर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक किस रूप में होगा इस रूप में होगा। तो ये क्या बोल रहा है दोनों समतलों में होती है। तो एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु की एक्स वाई और जेड एक्स समतल से दूरी क्या होगी 0 होगी, इसलिए उसका वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक 0 हो जाएगा। इसलिए उसका बिंदु कैसा निकल के आएगा ऐसा निकल के आएगा। यानी जो हम 3D में मान रहे थे ये हमारा x था ये y था ये z था, ये बिंदु यहाँ आ गया तो इस समतल में आ गया और इधर इस समतल में आ गया। इसकी बीच लंबवत दूरी किससे आएगी इस समतल से निकल के आएगी, जो कि इस दूरी के बराबर होगी। अगर ये दूरी x है तो इसके निर्देशांक x 0 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हमारा हो गया बिंदु y एक्सेस पे, तो y एक्सेस हमें पता है दो समतलों में लाई करती है, हमारी इस समतल में भी आएगी और इस समतल में भी आएगी। वाई एक्स इन दोनों समतलों में, तो ये समतल हमारा कौन सा है एक्स वाई समतल, ये हमारा कौन सा है वाई जेड समतल। यानी हमारी रेखा एक्स वाई समतल में भी है वाई जेड समतल में भी है। अगर वाई एक्सेस पे कोई बिंदु लिया तो वो बिंदु भी ऑब्वियसली एक्स वाई समतल में होगा, इसका मतलब उसका जेड निर्देशांक 0। वो वाई जेड समतल में भी होगा, इसका मतलब उसका एक्स निर्देशांक 0। तो उसकी इमेज कैसी आएगी 0 वाई 0। तो ये ऐसा हमें क्या दिखेगा बिंदु वाई एक्सेस पे दिखेगा। इस पे कोई भी बिंदु लेंगे उसकी सिर्फ दूरी किससे आएगी पीछे वाले समतल से लंबवत दूरी आएगी। ये वाला जो समतल है केवल इससे लंबवत दूरी इसकी आएगी, बाकी दो समतलों से इसकी कोई लंबवत दूरियां नहीं आएंगी क्योंकि वो दोनों समतलों में ही पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको अभी तक समझ में आया होगा हमारे पास 3 समतल थे और इनमें से कोई भी 2 समतल लेंगे तो उनका प्रतिच्छेदन होगा तो उससे हमें क्या मिलेगी एक रेखा मिलेगी, और वो रेखा हमारी क्या है अक्ष है। यानी एक रेखा कितने समतलों के प्रतिच्छेदन से आ रही है 2 के प्रतिच्छेदन से आ रही है, इसलिए हमारी एक रेखा 2 समतलों में लाई कर रही है। अगर रेखा 2 समतलों में है तो उस पर स्थित सभी बिंदु भी 2 समतलों में आएंगे। इसी प्रकार हम जेड एक्स पे बिंदु ले लेंगे। जेड एक्स हमें पता है कौन कौन से समतल में है। अगर ये हमारी जेड है तो एक तो इस समतल में है और दूसरा इस समतल में, दोनों में है। तो जेड एक्स किस में है जेड एक्स समतल में भी है। जेड एक्स से लंबवत दूरी क्या होती है हमारी वाई, तो वाई तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दूसरी किस में है जेड वाई समतल में, जेड वाई से लंबवत दूरी हमें क्या देती है एक्स निर्देशांक, तो कोई भी बिंदु होगा उसका एक्स निर्देशांक भी 0 होगा। तो हमारा बिंदु कैसा दिखेगा 0, 0, जेड। तो अगर हमें एक्स एक्स पे लेना हो तो बस डायरेक्ट याद रखने के लिए सिर्फ उसका एक्स निर्देशांक आएगा। अगर बिंदु हमारा कहाँ है वाई एक्सेस पे तो इसका सिर्फ क्या आएगा वाई निर्देशांक बाकी 0। इसी प्रकार अगर जेड एक्स पे बिंदु है तो उसका क्या आएगा सिर्फ जेड निर्देशांक आएगा बाकी 0 आएंगे। तो ये एक्स एक्स पे हमें बिंदु मानने आने चाहिए। जब भी हम क्या निकालेंगे आगे चल के एक्सों पर प्रक्षेप, तो वहाँ पे हमें ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं।
अब अगर हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई, ठीक है, इक्वेशन तो हम क्या बता सकते हैं, अब कोऑर्डिनेट एक्सेस की इक्वेशन भी बता सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्स एक्स की। एक्स एक्स पे हमने देखा बिंदु कैसा दिखेगा, एक्स कोमा जीरो, सभी बिंदुओं के लिए वाई निर्देशांक भी जीरो, जेड निर्देशांक भी जीरो। तो y बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो किसकी समीकरण हो जाएगी, एक्स एक्स की समीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार वाई एक्स का समीकरण, वाई एक्स पे हमें पता है कोई भी बिंदु लेंगे वो ऐसा दिखेगा, तो x बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो उसकी समीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार जेड एक्स पे कोई भी बिंदु लेंगे तो इस फॉर्म में दिखेगा, यानी x बराबर जीरो और y बराबर जीरो सभी बिंदुओं के लिए होगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हमें इतना पता चल गया तो अब हम एक चीज और निकाल सकते हैं कि जैसे हमारी ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स एक्स है, ये जेड एक्स है। हमने क्या लिया, हमारा कोई बिंदु P ले लिया जिसके निर्देशांक क्या हैं, एक्स वाई जेड। अब हमें क्या चाहिए, इसका अक्षों पर प्रक्षेप चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस पे जैसे प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, जैसे ये बिंदु है, ये रेखा है, तो हमें प्रक्षेप का मतलब होता है कि इस पे क्या डाल दो, लंब डाल दो, फिर ये जो दूरी आएगी ये इसका क्या कहलाएगा, प्रक्षेप कहलाएगा। तो प्रक्षेप से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, अक्षों पर लंब डालेंगे और उनके क्या चाहिए, हमें फुट चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्स एक्स पे देख लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे एक लंबवत डाल देंगे। लंब डाल दिया, मान लिया बिंदु क्या आ गया, क्यू आ गया। अब हमें पता है क्यू बिंदु कहाँ पे है, एक्स एक्स पे, तो इसका वाई निर्देशांक तो जीरो, जेड निर्देशांक जीरो, बची बात की इसकी एक्स निर्देशांक की। क्यू की एक्स निर्देशांक की मतलब क्या हो गया कि इसकी वाई जेड समतल से दूरी, इसकी वाई जेड समतल से दूरी, और पी के एक्स निर्देशांक की मतलब की दूरी क्या है, इसकी भी वाई जेड समतल से दूरी, वाई जेड समतल से दूरी जो कि कितनी है, एक्स है। हमें पता है ये हमने क्या डाला है, इस पे लंब डाला है, यानी पी क्यू हमारी क्या है, समांतर है किसके, वाई जेड समतल के। ऑब्वियसली अगर हमारा कोई प्लेन है तो इसके अगर हम इसके जैसे ये पीछे वाला प्लेन है ना, तो हमने क्या किया, इस बिंदु से इस पे लंब डाला है ना, तो ये रेखा इसके समांतर आएगी, यानी P जितनी दूरी पे स्थित होगा उतना ही Q दूरी पे स्थित होगा, यानी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। तो Q का भी एक्स कोऑर्डिनेट वही आएगा जो P का है, क्योंकि दोनों इस हमने क्या किया, इसको एक्स एक्स पे लंब भी तो डाला है, लंब डाला है, इसलिए इस P की लंबवत दूरी जो x है वही क्या होगी, Q की इससे लंबवत दूरी के बराबर होगी। तो Q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x कोमा जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमने लंब डाल दिया कहाँ से, P से वाई एक्स एक्स पे, जब भी वाई एक्स एक्स पे लंब डालेंगे तो क्या होगा, वाई एक्स एक्स पे हमें पता है, जब भी हम वाई एक्स एक्स पे लंब डालेंगे तो वाई एक्स एक्स पे हम अगर बात करें तो लंब डालेंगे तो जेड और एक्स तो क्या होने, जीरो होने, वाई एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट वही आ जाएगा जो बिंदु P का है, क्योंकि लंब डाल रहे हैं, लंब डालेंगे तो इसकी जो जेड एक्स समतल से दूरी है वही उसके लंब के पाद की आएगी। तो इसी प्रकार जेड एक्स पे अगर हम लंब डालेंगे तो उसका हमें पता है एक्स वाई निर्देशांक तो जीरो आएंगे, जेड निर्देशांक कौन देगा, ये बिंदु P देगा। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड है तो उसका एक्स एक्स पे लंब क्या आ जाएगा, एक्स कोमा जीरो, फुट की बात कर रहे हैं, वाई पे क्या आ जाएगा, जीरो कोमा वाई कोमा जीरो, और जेड पे क्या आ जाएगा, जीरो कोमा जेड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लंब किसी भी बिंदु P से निर्देशीय अक्षों पर डाले गए लंब के फुट। इसी प्रकार अगर हमने लंब डाल दिया किसमें, वाई जेड समतल में, तो उसकी भी निकल के आ जाएंगे पॉइंट। तो अभी पहले देख लेते हैं समतल में बिंदु, उसके बाद हम देखेंगे कि समतल पर भी अगर लंब डालेंगे तो उसके भी निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। जैसे अब देखो, अगर हमें अभी तक हमने एक्स एक्स पे बिंदु देखा, अब हमें चाहिए एक्स वाई तल में बिंदु। अगर कोई बिंदु एक्स वाई तल में ही स्थित हो गया, बिंदु एक्स वाई तल में है तो उसकी एक्स वाई तल से दूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्स वाई तल से दूरी किसी भी बिंदु के किस निर्देशांक को बताती है, जेड निर्देशांक को, तो इसका मतलब जेड बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स वाई तल में कोई भी बिंदु होगा वो किस फॉर्म में आएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, और ये जेड बराबर जीरो ही हमारे समतल की क्या हो जाएगी, समीकरण भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें स्थित सभी बिंदुओं के लिए क्या है, जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, जेड निर्देशांक जीरो है। क्यों जीरो है,
क्योंकि किसी भी बिंदु का z निर्देशांक हमें क्या बताता है, xy समतल से लंबवत दूरी। अब बिंदु इस समतल में आ गया तो उसकी लंबवत दूरी 0 हो जाएगी, इसका मतलब z कोऑर्डिनेट 0, तो वो इसकी समीकरण बन जाएगी और बिंदु किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। इसी प्रकार अगर yz तल में चले गए तो yz तल से हमारी लंबवत दूरी किसको बताती है, x निर्देशांक को। अगर वो बिंदु समतल में हो गया तो उसकी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, उस तल की समीकरण आ जाएगी, प्लस बिंदु जो आएगा उसका x निर्देशांक क्या आएगा, 0 आएगा। तो yz समतल में जो बिंदु आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। इसी प्रकार तीसरा तल है हमारे पास zx तल से लंबवत दूरी किसको बताती है, y कोऑर्डिनेट को। इसका मतलब zx तल में स्थित सभी बिंदुओं के लिए y निर्देशांक क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये फिर y बराबर 0 क्या हो जाएगी, इस तल की समीकरण हो जाएगी। और बिंदु जो आएंगे हमारे क्या आएंगे, जिसमें स्थित सभी बिंदु होंगे उनके y निर्देशांक क्या आएंगे, 0 आएंगे, इस फॉर्म में आएंगे। तो हमने क्या देखा, xy तल में बिंदु, yz तल में बिंदु और zx तल में बिंदु। xy तल में तो बिंदु का मतलब हो गया कि इसका z निर्देशांक 0 होगा क्योंकि xy तल से लंबवत दूरी 0। yz का मतलब yz तल से लंबवत दूरी x बराबर 0 होगा। इसी प्रकार zx का मतलब zx से लंबवत दूरी क्या हो गई, y, तो वो 0 हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कोई बिंदु P है तो उसके निर्देशांकों का मतलब है तीनों समतलों से लंबवत दूरियां बताती हैं। हमने क्या देख लिया, 3 अक्ष थी, उन पे अगर बिंदु मानना है तो कैसे मानेंगे, x अक्ष पे बिंदु किस फॉर्म में आएगा, x, 0 0, y अक्ष पे इस फॉर्म में आएगा और z अक्ष पे इस फॉर्म में आएगा। फिर हमने समतलों में बिंदु देखे, अगर xy समतल में है तो हमारा z निर्देशांक 0, yz समतल में है तो x निर्देशांक 0 और zx समतल में है तो हमारा y निर्देशांक। ठीक है, तो ये हमने बिंदु देख लिए कि समतलों में बिंदु हमें कैसे मानने होते हैं। ये हमने देख लिया इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, xy निर्देशित तल है तो उसमें बताया हमें xy तल में ही बिंदु है तो उसे क्या होगा, लंबवत दूरी हमेशा 0 होगी। xy से लंबवत दूरी किसको बताती है, z निर्देशांक को, z निर्देशांक 0, तो z बराबर 0 क्या हो जाएगी, इसकी समीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार yz की समीकरण बता देंगे, yz से लंबवत दूरी होगी x निर्देशांक 0, तो x बराबर 0 इसकी समीकरण हो जाएगी। इसी प्रकार zx समतल की समीकरण आ जाएगी, zx से लंबवत दूरी किसको बताती है, y निर्देशांक को, जो कि हमेशा क्या होगा, 0, यानी y बराबर 0 किसकी समीकरण हो जाएगी, zx की समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि P बिंदु से x अक्ष पे लंब का पाद, हालांकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे ये हमारी x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, ये कोई बिंदु P है। इस बार हम दूरी ले लेते हैं इसकी ABC। ठीक है, इससे हमने क्या किया, x अक्ष पे लंब का पाद डाल दिया। जैसे ही हमने लंब का पाद डाला, ये मान लेते हैं बिंदु क्या हो गया हमारा, Q हो गया। तो अब देखो, इसे अगर ट्राइंगल को हम बाहर निकाल के लाएं, ये x अक्ष है, ये हमारा बिंदु P है, इसे हमने इस बिंदु पे क्या डाला, Q लंब डाल दिया, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या है, A, B, C। जैसे हमने देखा Q हमारा कहाँ पे स्थित है, x अक्ष पे, तो हमें ये तो दिमाग में आ गया कि इसका निर्देशांक y और z निर्देशांक तो 0 होने वाले हैं। अब बात रही इसके x निर्देशांक की, क्योंकि PQ क्या है, x पे लंबवत रेखा है ना। देखो PQ है वो क्या, हमारी परपेंडिकुलर है किसके, x अक्ष के। और अगर हम बात करें समतल ZY भी लंबवत है किसके, x अक्ष के, तो इसका मतलब हमारे PQ क्या हो गया, PQ समांतर हो गया किसके, हमारे समतल के। कौन से समतल के, ZY के। अगर समतल के समांतर कोई रेखा है तो उस पर स्थित सभी बिंदुओं की क्या होगी, इससे दूरियां समान होंगी, यानी P की ZY से जो दूरी है वो वही होगी जो Q की ZY से दूरी है। इसका मतलब P की ZY से दूरी बोले तो x कोऑर्डिनेट, वो क्या हो जाएगा, P के x कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी Q का x निर्देशांक क्या आएगा, A आएगा। तो Q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, A, 0, 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमें पता है इससे हमने लंब डाला है तो PQ हमारी क्या, x अक्ष के लंबवत है। हमें पता है कोई भी समतल है
उसके क्या है, उसमें स्थित रेखाओं को छोड़ के तीसरी रेखा उसके लंबवत है। ऑब्वियसली जेड एक्स एक्स क्या है, जेड और वाई के दोनों के लंबवत है, तो इस समतल के भी क्या है, लंबवत है। अगर ऐसा है तो पी क्यू और ये समतल हमारे जेड वाई क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अगर कोई समतल समांतर है, उसके उसके समांतर एक समतल के समांतर कोई रेखा है, तो उस रेखा पे आप कोई बिंदु उठा लो, सबकी समतल से लंबवत दूरी क्या आएगी, समान आएगी। यानी P की जो लंबवत दूरी आ रही थी किससे, जेड वाई से, वही किसकी लंबवत दूरी आएगी, Q की आएगी। यानी यह दूरी कितनी आएगी, A आएगी। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A,0,0। ठीक है। इसी के साथ एक चीज़ हम यहाँ पे और देख सकते हैं, अगर ये हमारा बिंदु P है, ये हमारा केंद्र है, तो ये जो OQ है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कि P का OP का Q एक्स एक्स पे एक्स एक्स पे प्रक्षेप कहलाएगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, A के बराबर होगी। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो P का x निर्देशांक हमें क्या बता रहा है, x निर्देशांक बता रहा है एक्स एक्स पर प्रक्षेप, एक्स एक्स पर प्रक्षेप को बता रहा है। तो ये एक हमें कोऑर्डिनेट की नई चीज़ जानने को मिल गई। अभी तक हम समतल से दूरी बता रहे थे, एक्स वाई की वाई जेड समतल से दूरी थी, उसके साथ साथ ये अब क्या बता रहा है कि OP का, यानी कोई बिंदु P है तो उसको मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा का एक्स एक्स पे क्या प्रक्षेप किसके बराबर होगा, इस P बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होगा। सेम तरीके में हम वाई एक्स एक्स पे लंब का पार निकाल सकते हैं। हमें पता है फुट कहाँ पे है, वाई एक्स एक्स पे, तो वाई एक्स एक्स का नाम आते ही दो कोऑर्डिनेट तो हमारे पास निकल के आ गए। अब हमें पता है पी की, अब हमें क्या चाहिए, इसके फुट की क्या चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट वही आएगा जो पी का है। क्यों, अगेन अगर हमने लंब डाला, मान लो लंब आया पी आर, लंब क्या है हमारा, वाई एक्स एक्स के लंब है तो वाई एक्स एक्स के लंब होता है। दूसरा हमें पता है वाई एक्स एक्स हमारी किसके लंब होता है, वाई एक्स एक्स हमारी एक्स जेड समतल के लंब होता है। इसका मतलब पी आर क्या हो जाएगी, हमारी समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी किसके, एक्स जेड समतल के। तो इसका मतलब पी आर रेखा पर स्थित, रेखाखंड पर स्थित किसी भी बिंदु के एक्स जेड से समतल से लंबवत दूरियां समान रहेंगी। यानी पी की एक्स जेड से जो समतल से लंबवत दूरी है वो कितनी है, वाई, वो क्या होगी, वही होगी जो हमारे लंब का जो फुट है उसकी लंबवत दूरी, यानी फुट का भी वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो पी का होगा। तो हमारा वाई एक्स एक्स पे फुट क्या आ जाएगा, 0,y,0। सेम तरीके से हम जेड एक्स पे निकाल लेंगे, जेड एक्स पे दो निर्देशांक तो 0 ही हो जाएंगे, तीसरा निर्देशांक कौन दे देगा, हमारा पी दे देगा। जैसे ही फुट आ जाएंगे, आगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला में देख लेंगे। फुट आते ही जैसे एक्स एक्स पे फुट मान लो क्यू है, वाई एक्स एक्स पे आर है और जेड एक्स पे एस है, तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगी बिंदु पी की एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी, लंब डाल रखा है, लंबवत दूरी ही होती है। उसी प्रकार पी आर क्या हो जाएगी, हमारी बिंदु की वाई एक्स एक्स से दूरी। उसी प्रकार पी एस क्या हो जाएगी, हमारी जेड एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी। तो ये आगे चल के हमारी काम आएगी अक्षों से दूरियां निकालने में। ठीक है, तो अभी हमने ये हमारा ये क्या है, एक तरीके से 3D में हमने क्या देख लिया, बिंदु की स्थिति देख ली, उसके लिए हमने 3 एक्स एक्स ली, जिन्हें मैंने क्या बोला, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, 3 अक्ष हो गई। 3 हमारे पास समतल बन गए इन तीनों अक्षों से, जैसे एक्स और वाई को लेके बनाया गया समतल एक्स वाई, इसी प्रकार वाई जेड, इसी प्रकार जेड एक्स, 3 समतल हो गए। उसके बाद हमने देख लिया कोई भी बिंदु पी है तो उसके पास क्या होंगे, 3 निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या देगा, वाई जेड समतल से लंबवत दूरी, वाई निर्देशांक क्या देगा, जेड एक्स समतल से लंबवत दूरी, और आपका जेड निर्देशांक क्या देगा, एक्स वाई समतल से लंबवत दूरी। और हमने ये भी देखा था तीनों रेखाएं क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं और साथ साथ में क्या है, असमतलीय भी हैं, तीनों एक साथ समतल में नहीं आ सकती। ठीक है, और इनके प्रतिच्छेद बिंदु को हमने क्या बोल दिया, हमारा मूल बिंदु मिल गया। अब हमें पता है मूल बिंदु हमारा क्या है, एक्स वाई समतल में भी स्थित है, वाई जेड समतल में भी स्थित है और जेड एक्स में समतल में भी स्थित है। तो इसका मतलब इसकी तीनों अक्षों से लंबवत दूरियां क्या होने वाली है, 0। तो इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 0 0 0।
इसके बाद हमने देखा कि अगर हमें एक्स एक्स पे अगर कभी बिंदु मानना पड़ जाए तो एक्स हमारी क्या है, दो समतलों में स्थित है। एक तो एक्स वाई समतल में स्थित है और एक्स एक्स जेड में, यानी एक्स वाई से लंबवत दूरी वाई जीरो हो जाएगी, जेड जीरो हो जाएगा और वाई जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार वाई एक्स एस पे बिंदु के निर्देशांक इस फॉर्म में आएंगे, जेड बिंदु पे निर्देशांक इस फॉर्म में आएंगे। उसके बाद हमने समतल में भी देखे, एक्स वाई समतल में हमारा क्या होगा, जेड निर्देशांक जीरो। वाई जेड समतल में क्या होगा, वाई जेड से लंबवत दूरी यानी एक्स बराबर जीरो। इसी प्रकार जेड एक्स में वाई बराबर जीरो, एक्स जीरो जेड, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा किसी भी बिंदु पी का पुट डालना, पुट डालेंगे तो एक्स पे जाएगा, एक्स पे जाते ही क्या होंगे, दो निर्देशांक जीरो हो जाएंगे। तीसरा निर्देशांक वही आएगा जो पी बिंदु का आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्स के लंबवत रेखा है, तो ये जो समतल है उसके समांतर हो जाएगी। समतल से समांतर रेखा पर स्थित बिंदुओं की सबकी दूरियां समान रहने वाले हैं, पी की जो दूरी आएगी वही हमारे कि 20 फुट की दूरी आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में 3D में। ठीक है, अब हम देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी पड़ जाए तो जैसा हम 2D में देखते थे, बिंदु होता था हमारा x1 y1 x2 y2, तो वहाँ पे हमने देखा था हमारी दूरी आई थी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास बिंदु क्या है, इस फॉर्म में 3D में, तो एक निर्देशांक एक्स्ट्रा आएगा, तो x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2, तो दो टर्म तो आएंगे, एक z निर्देशांक हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। ये हमें डायरेक्ट याद रख लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार अगर इसके मूल बिंदु से दूरी चाहिए तो दूसरा एक बिंदु तो आपका एक्स वाई जेड हो गया, दूसरा कौन हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बोले तो वाई स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर बोले तो जेड स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी चाहिए तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कोई भी बिंदु पी है तो उसकी क्या चाहिए, एक्स एक्स से लंबवत दूरी। तो एक्स एक्स से लंबवत दूरी चाहिए तो हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। लंब डालते ही हमें क्या मिलेगा, फुट मिलेगा, मान लेते हैं वो क्यू है। अगर हमारा बिंदु पी क्या है, एक्स वाई जेड है, तो हमने लंब डालना देखा था, क्यू के फुट हम निकाल सकते हैं। हम लंब किस पे डाल रहे हैं, एक्स एक्स पे, तो एक्स एक्स पे हमें पता है वाई निर्देशांक जेड निर्देशांक जीरो हो जाएंगे, तो एक्स निर्देशांक कौन देगा, ये बिंदु देगा, तो इसके फुट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स कोमा जीरो। तो एक्स एक्स से लंबवत दूरी चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, पी क्यू के बराबर हो जाएगी। पी के निर्देशांक है, क्यू के निर्देशांक है, क्या लगा देंगे, दूरी का फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर जीरो, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने क्या डाली, वाई एक्स से लंबवत दूरी चाहिए तो वाई एक्स पे उसके पुट के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, जीरो कोमा वाई कोमा जीरो, और हमारा बिंदु पी क्या है, एक्स वाई जेड, तो इसकी लंबवत दूरी क्या आ जाएगी, अंडर द रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, जेड एक्स से लंबवत दूरी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, जेड एक्स पर डाले गए लंब का फुट चाहिए। जेड एक्स पे हमें पता है एक्स निर्देशांक जीरो, वाई निर्देशांक जीरो, जेड निर्देशांक कौन देगा, वो बिंदु देगा जिससे हम फुट डाल रहे हैं, तो वहाँ से जेड आ जाएगा। दोनों बिंदुओं के बीच के में दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमें याद भी रख लेना चाहिए, एक्स एक्स से लंबवत दूरी है तो उसमें याद रखने के लिए वाई का स्क्वायर नहीं आएगा। इसी प्रकार वाई एक्स से लंबवत दूरी चाहिए तो उसमें वाई नहीं आएगा, बाकी जैसे एक्स से लंबवत दूरी चाहिए तो एक्स का स्क्वायर नहीं आएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। वाई एक्स से लंबवत दूरी चाहिए तो वाई नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार हमें जेड एक्स से लंबवत दूरी चाहिए तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें जेड नहीं आएगा। ठीक है, तीनों अक्षों से लंबवत दूरियां देख ली हमने। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जो कि आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। उसके अलावा हमें एक्सों से लंबवत दूरियां याद रखनी है, जिसमें अगर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या निकालो, फुट निकाल लो, फुट निकाल के यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। याद रह जाए तो अच्छी बात है। एक्स एक्स की बात कर रहा है तो एक्स नहीं आएगा, बाकी आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्स की बात कर रहा है तो वाई नहीं आएगा, बाकी का स्क्वायर आ जाएगा। जेड एक्स की बात कर रहा है तो जेड नहीं आएगा, बाकी का आ जाएगा।
अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो क्या निकाल लो, पुट एक्स एक्स पे पुट क्या होता है, एक्स कोमा जीरो, वाई एक्स एक्स पे 0,y,0, जेड एक्स पे 0,0,z। अब इनकी क्या करो, 1/1 दूरियां निकाल लो, जो कि हमारी क्या हो जाएंगी, अक्षों से लंबवत दूरियां हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कोई भी बिंदु है, तो बिंदु मान लेते हैं एक्स वाई जेड है। निर्देशीय अक्षों से दूरियां, निर्देशीय अक्षों से दूरियां हमने अभी देखी, एक तो क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी क्या आएगी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीसरी क्या आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गई हमारी किसे, जेड एक्स से लंबवत दूरी, एक्स एक्स से लंबवत दूरी और वाई एक्स से लंबवत दूरी। ये क्या बोल रहा है, इनके वर्ग करने और उनका क्या करना है, योग। इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी दूरी का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरी दूरी का वर्ग करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वो हमें क्या दे रखा है, 49 दे रखा है। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 49/2। अब आगे क्या बोल रहा है कि इस बिंदु की क्या चाहिए, मूल बिंदु से दूरी चाहिए। तो बिंदु कौन है हमारा, ये मूल बिंदु क्या होता है हमारा ये। अगर ये बिंदु P है तो OP दूरी क्या हो जाएगी, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमने 49/2 निकाली है। 49 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 अभी भी रूट में बचा रह जाएगा। तो 7/√2 क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें बिंदु दे रखा है और निर्देशीय अक्षों से क्या चाहिए, दूरियां। तो हमें ये हो गया हमारा बिंदु। अब हम बात करते हैं एक्स एक्स से दूरी। तो एक्स एक्स से दूरी निकालेंगे तो हमें पता है एक्स नहीं लेना, बाकी दो निर्देशांकों का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। तो दूरी कितनी आ जाएगी, √3। वाई एक्स से लंबवत दूरी चाहिए, हमें पता है वाई को छोड़ दो, बाकी दो निर्देशांकों का स्क्वायर ले लो। तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1, जेड का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो दूरी आ गई √10। इसी प्रकार हम जेड एक्स से लंबवत दूरी निकाल सकते हैं। तो जेड को छोड़ दो, बाकी निर्देशांकों का क्या कर दो, स्क्वायर करके योग ले लो। एक्स स्क्वायर 1 हो गया, वाई स्क्वायर 4 हो गया, तो कितनी आ गई √5। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद हो तो निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं हो तो हम क्या निकालेंगे, फुट निकाल लेंगे। फुट निकाल लेंगे किस पे, एक्स एक्स पे। हमें पता है एक्स एक्स पे वाई निर्देशांक जेड निर्देशांक 0, एक्स निर्देशांक कौन देगा, ये पॉइंट देगा। इसी प्रकार वाई एक्स पे अगर डालेंगे लंब का फुट देखेंगे तो हमें पता है 0 और Z0, वाई निर्देशांक कौन देगा, ये बिंदु। इसी प्रकार जेड एक्स पे डालेंगे अगर लंब का देखेंगे फुट, तो हमें पता है एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक तो जेड एक्स पे 0 होता है, बचा जेड निर्देशांक, वो इस बिंदु के जेड निर्देशांक के बराबर होगा। बिंदु आ गए, दूरियां निकाल लो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के, अदरवाइज डायरेक्ट याद है तो अप्लाई कर दो। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 बिंदु दे रखा है। वो पूछ रखा है कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु के या फिर समरेख है। तो सबसे पहले इनको हम मान लेते हैं कि ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। अब हमें क्या करना है कि ये क्या बनाएंगे ये हमें देखना है। सबसे पहले अगर त्रिभुज की बात हो, समकोण वो हम बाद में देखेंगे, पहले क्या बने त्रिभुज। त्रिभुज के लिए क्या होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बीच में किसको कुचा रखा है, सहरेख। सहरेख के लिए क्या होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तीसरे के बराबर होगी। तो त्रिभुज समबाहु है, समकोण है, समद्विबाहु, उससे पहले हम चेक करेंगे कि त्रिभुज तो बनेगा क्या। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनके बीच की दूरियां चाहिए। तो ए बी दूरी निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगी, 1 - -1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 हो गया 3 हो गया, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 3 1 4 हो गया तो 16, ये हो गया हमारा √29 हो गया। इसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी आ जाएगी 16 प्लस 36 प्लस 64, ये बन जाएगा हमारा 116। ये 16 को लिख सकते हैं हम 4 × 29, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 29। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, दूरी AC निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारी 4
+9 +16 बराबर √29। अब आंख बंद करके ये नहीं बोल देना है कि √29 दो भुजाएं समान आ गई, समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं, समद्विबाहु होने से पहले वो क्या होना चाहिए? त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज होने के लिए किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने ले लिया AB + AC जो कि क्या आ रही है √29 प्लस √29 कितना हो गया 2√29 किसके बराबर होगी? तीसरी भुजा के बराबर। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएंगे? सहरेख हो जाएंगे। तीसरी भुजा से अगर ये बड़ा आता ना तब ये त्रिभुज बनाता है, इसका मतलब ये त्रिभुज ही नहीं बना रहा, ये क्या है? सहरेख है। तो समद्विबाहु हमें बाद में देखना है, सबसे पहले क्या बनना चाहिए? त्रिभुज बनना चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे कि कोई दो भुजा ली, उनका योग कहीं तीसरी के बराबर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो अगर बराबर हो गया तो वो सहरेख हो जाएंगे। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि आप ये ले लो कि √29 में मतलब कोई दूसरी दो भुजाएं ले लो, ऐसा एक भी कॉम्बिनेशन बन गया ना कि दो का योग क्या आ गया? तीसरी के बराबर, तो वो क्या हो जाएंगे? लीनियर हो जाएंगे, कोलिनियर यानी सहरेख हो जाएंगे। त्रिभुज के लिए कोई भी दो भुजाएं उठाओ, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो भुजाओं का, जैसे आपने इस केस में जैसे हमारा क्या एक भुजा दो भुजाएं आई हैं √29 और एक आई है 2√29। मान लेते हैं ये ABC है। किसी ने बोल दिया कि मैं तो B + C का योग करूँगा, ये तीसरी से बड़ी हो रही है, सही बात है। किसी ने बोला कि नहीं मैं A + C करूँगा, ये B से बड़ी है, सही बात है। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं रहना, आपको हर दो भुजाओं के योग का तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन अभी भी बचा हुआ है कि A + B भी क्या आना चाहिए था? C से बड़ा आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। त्रिभुज के केस में ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कि मतलब इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दो कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो साइड का योग तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसमें यह जरूरी नहीं है कि हमने एक ये ले लिया और हमने देख लिया बड़ा है तो त्रिभुज है, नहीं। आप देखो, कोई भी अगर दो भुजाओं का योग इस रूल को वॉयलेट कर रहा है तो एक भी क्रॉस मिल गया तो ये त्रिभुज नहीं होगा। सहरेख होने के लिए बस एक कंडीशन चाहिए कि इनमें से, जैसे फॉर एग्जाम्पल B + C करते हैं वो तो A के बराबर नहीं है, A + C करते हैं B के बराबर नहीं है, लेकिन A + B बराबर क्या है? C, यानी एक भी यस मिल गया तो सहरेख हो जाएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा है ना इसको डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। सहरेख के लिए क्या है? A + B बराबर क्या होना चाहिए? C। त्रिभुज के लिए क्या है? A + B का योग होना चाहिए C। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक भी यस मिल गया ना, क्योंकि तीन भुजाएं कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीन में से एक भी यस हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएंगे? सहरेख हो जाएंगे। इसमें क्या है? एक भी नो मिल गया ना तो आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, वो त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी त्रिभुज बनने के लिए तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक में भी नो हो गई तो आपका त्रिभुज नहीं होगा, जबकि सहरेख में क्या है? उल्टा, कि एक में भी यस हो गया तो आपका आंसर हाँ हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि A + B बराबर, तो B + C बराबर A नहीं है, A + C बराबर नहीं है, लेकिन एक ये मिल गया, ये मिलते ये सहरेख हो गई। त्रिभुज में ये दो कंडीशन बैठ रही थी लेकिन ये नहीं बैठ रही थी तो आंसर नो हो जाएगा, त्रिभुज है ही नहीं। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, अपना माइंड सेट बना के रखना है कि कैसे इसको आप अप्रोच करोगे। तो अभी तक हमने कार्टेशियन सिस्टम में बेसिक देख लिया, कोई भी पॉइंट है उसके निर्देशांक कैसे होंगे, उनका मतलब क्या है। फिर हमने देखा था, क्या देख लिया, हमारी तीन अक्ष हैं, तीन अक्ष पे जो अगर कोई बिंदु लेना पड़ा तो उसके निर्देशांक किस फॉर्म में होंगे? इस फॉर्म में होंगे। इसके अलावा हमने क्या देखा? तीन समतल हैं, उनकी हमने समीकरणें देख ली। ठीक है, जैसे हमारा 2D में था, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक क्या बता रहे थे? निर्देशीय अक्षों से लंबवत दूरी, जबकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं? समतलों से लंबवत दूरी। अगर हमारा क्या है? एक्स वाई समतल, तीन समतल थे, वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई समतल से लंबवत दूरी किसको दर्शाती है? जेड को, तो इसका जेड निर्देशांक 0 हो जाएगा। वाई जेड से लंबवत दूरी एक्स निर्देशांक को, तो एक्स निर्देशांक 0 हो जाएगा। जेड एक्स से लंबवत दूरी वाई निर्देशांक को, तो वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा। ये सारी क्या है? बेसिक चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। हमें इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे एक्स वाई समतल का नाम आती है हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए जेड बराबर 0। उसी प्रकार अगर वाई एक्स आ गई तो इसका मतलब एक्स बराबर 0,
और z बराबर 0। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे क्वेश्चनों में काम आ जाती हैं। इसके अलावा हमने डिस्टेंस फार्मूला देख लिया। तो ये इन सब चीज़ों को हमें क्या है 2D से रिलेट करके हुए चलना है, जिससे हमें क्या है याद रखने में आसानी रहेगी। अब हम देखते हैं हमारा विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला, जैसा कि हम 2D में भी देखते हैं। तो 2D वाला एक बार देख लेते हैं। हमारे क्या था, दो बिंदु होते थे, जैसे x1 y1 हो गया पहला बिंदु, b हो गया x2 y2, एक तीसरा बिंदु लेते थे। तो रेखाखंड AB को क्या करता था, m/n में विभाजित करता था। तो हम क्या बोलते थे कि C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उल्टा करना था। ए की साइड वाला अनुपात किससे मल्टीप्लाई होगा, बी के कोऑर्डिनेट से, और बी की साइड वाला अनुपात किससे मल्टीप्लाई होगा, ए के निर्देशांकों से। तो क्या आता था, एम x2 से मल्टीप्लाई हुआ एन x1 से, डिवाइड में रेशियो का सम। उसी प्रकार एम y2 प्लस एन y1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो बस इससे हम सारी चीज़ें लिंक करके चलेंगे 2D में। तो ये दो कोऑर्डिनेट तो वैसे ही आएंगे सेम, इसी तरीके से एक कोऑर्डिनेट z और आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास बिंदु P है, Q है, उनको m1 अनुपात m2 में कोई बिंदु विभाजित करता है। तो सबसे पहले विभाजन हमें पता है दो होते हैं, एक अंतः विभाजन होता है। सबसे पहले अगर अंतः विभाजन वाला केस देखें तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, ए बिंदु, ये हमारा हो गया बी बिंदु। इनको मान लिया अनुपात है m1 अनुपात m2 से विभाजित कर रहा है बिंदु C। तो सेम अप्रोच अभी भी सेम रहेगी। ये इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये उधर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो m1 x2 हो जाएगा प्लस m1 x सॉरी m2 x1 हो जाएगा, और m1 गलत कर दिया ना, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में क्या होगा, उनका सम आ जाएगा। इसी प्रकार से हम किस पे, y निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 m2 y1, m1 इनसे मल्टीप्लाई होगा और m2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में m1 प्लस m2। 2D में तो बस यहीं तक आता था, लेकिन 3D में एक निर्देशांक और आएगा। तो m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो सेम हमें 2D से इन चीज़ों को लिंक करके चलना है। सेम ही फॉर्मूला है, सेम ही चीज़ है। ए की साइड वाला अनुपात मल्टीप्लाई होगा बी के कोऑर्डिनेट से, बी की साइड वाला मल्टीप्लाई कैसे होगा, ए के निर्देशांकों से। अंतः विभाजन में क्या आएगा, नीचे दोनों का नीचे का सम यानी है, अंतः विभाजन में प्लस आएगा। यहीं पे अगर हमारा हो जाता क्या, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन होते ही क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह ले लेते हैं। जब हमने यहाँ पे बोला कि ए बी को सी एम अनुपात m1 m2 में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ए सी का अनुपात ए बी के साथ कितना है, m1 बटा m2 है। लेकिन अंतः विभाजन की स्थिति में क्या है, जो बिंदु है वो क्या है हमारा, दोनों को मिलाने वाले, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पे स्थित है, यानी दोनों को बीच में स्थित है। वहीं पे अगर हम चले जाएंगे बाह्य विभाजन में तो हमारा अनुपात तो आज भी वही रहेगा, लेकिन बिंदु स्थित कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। जैसे अगर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, आज भी वही अनुपात ले रहे हैं, लेकिन बिंदु की जो पोजीशन है वो कहाँ पे, इन दोनों के बीच में ना होके बाहर है, बाहर से इनको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इस केस में बस डिफरेंस क्या आएगा, साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे हमारा 2D में होता था, अंत बाह्य विभाजन में क्या होगा, साइन दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा। और सेम चीज़ अप्लाई होगी, m1 किससे मल्टीप्लाई होगा, बी के कोऑर्डिनेट से, m2 से मल्टीप्लाई कौन होंगे, ए के निर्देशांक मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले में तो कुछ नया है नहीं, वही चीज़ें जो हमने 2D में देखी थी, बस एक एक्स्ट्रा निर्देशांक कौन आ जाएगा, हमारा z का भी आ जाएगा। और हमारा वही है कि अगर दोनों को अंतः विभाजन है तो बिंदु उनके बीच में स्थित होगा, बाह्य विभाजन है तो बिंदु बाहर स्थित होगा। अंतः विभाजन है तो साइन प्लस लेंगे, बाह्य विभाजन है तो माइनस लेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे अनुपात क्या ले रहे हैं, m1 अनुपात m2। तो इसको हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो अननोन है, एक m1 और दूसरा m2। इसको दूसरे तरीके में हम क्या बोल सकते हैं, इसको m1 बटा m2 अनुपात 1 भी बोल सकते हैं, m2 से डिवाइड कर दिया। अब m1 बटा m2 को एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, लेमडा अनुपात 1। अब हम देखें तो हमारे पास अननोन कौन है, सिर्फ लेमडा। तो ये चीज़ हमने 2D में भी देखी थी कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ जाएगी क्या हो, मानना पड़ जाए अनुपात, तो हम क्या मानेंगे, लेमडा रेशियो 1 मानेंगे। ठीक है, जब भी अनुपात मानना हो लेमडा अनुपात 1 मानेंगे, क्योंकि इसमें अननोन कौन है, सिर्फ एक है। हमें इसको निकालने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, एक कंडीशन चाहिए। ठीक है।
अब क्या बोल रहे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का होते ही हमें पता है अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर था m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1z2 प्लस m2z1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे रेशियो में कभी भी कंफ्यूज मत होना, बिंदु के साइड जो रेशियो है, जैसे m1 रेशियो m2 ले रहे हैं तो p की साइड रेशियो तो कौन है, m1, तो m1 किससे मल्टीप्लाई होगा, उल्टा मल्टीप्लाई होगा q की साइड से। m2 है q की साइड लेकिन मल्टीप्लाई किसे करना है, p के निर्देशांकों से। तो ये पिक्चर आप अपने दिमाग में रखना, इनको गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि वहाँ पे अनुपात दे दिया जाएगा ऐसा, वहाँ पे हर बार m1 m2 करने बैठोगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस हमें यहाँ ध्यान रखना, ये इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर वाले से, ठीक है। तो अब हमें पता है m1 बराबर 1 हो गया, m2 बराबर 1 हो गया। जैसे इसमें 1 1 रखेंगे, ऊपर बचेगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, z2 प्लस z1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के लिए हमें कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु के केस में ये रेखाखंड की लंबाई बराबर होगी और अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें दे दिया जाए किससे, निर्देशी समतलों से विभाजन। सबसे पहले निर्देशी समतल आपको याद हो, शुरू में हमने देखा हमारे पास 3 समतल होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, 3 अक्ष होती हैं, एक्स वाई जेड। इन्हें क्या बोला था, निर्देशी अक्ष, इन्हें क्या कोऑर्डिनेट एक्सेस, या फिर इनको क्या बोला था, निर्देशी समतल या कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो ये हमारे क्या प्लेन है। अब यहाँ पे वो हमारी छोटी छोटी चीज़ें काम आने वाली हैं, जैसे बिंदु तो इसने दे दिया, ये क्या बोल रहा है कि इसको एक्स वाई समतल विभाजित कर रहा हो, यानी केस कुछ ऐसा है कि पी हो गया, क्यू हो गया, इसको किसने विभाजित किया, एक्स वाई। तो कहीं पे क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु क्या आया, आर आया, ठीक है, आ रहा है। अब हमें क्या पता चला कि हमें नहीं पता अनुपात क्या है, तो हम क्या मान लेंगे, λ/1 मान लेंगे। तो हमें पता है लेमडा किससे मल्टीप्लाई होगा, उल्टा मल्टीप्लाई होगा, लेमडा इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर वालों से मल्टीप्लाई होगा। तो आर के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, लेमडा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। इसी प्रकार लेमडा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, और हो जाएगा लेमडा z2 प्लस z1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, ये हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें अनुपात मानना था, हमने मान लिया पी क्यू का, हमने इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया, किसका, समतल का। तो ये अभी तक हम इसको एक्स वाई समतल नहीं बोल रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि ये समतल है, तो समतल है तो रेखा और समतल कहीं एक दूसरे को काटेंगे, वो बिंदु हमने आर मान लिया, और जिस अनुपात में काटेंगे वो हमने λ/1 माना, वहां से हमारे बिंदु आर के निर्देशांक आ गए। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो समतल काट रहा है ना, वो आपका कौन सा समतल है, एक्स वाई समतल है, एक्स वाई समतल है। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा आर पॉइंट है ना, वो कहाँ पे है, समतल में है। वो तो प्रतिच्छेद बिंदु है तो समतल में भी होगा और इस रेखाखंड में भी होगा। समतल में इसका मतलब एक्स वाई समतल में है। तो एक्स वाई समतल में किसी भी बिंदु का जेड निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले सीखी थी, किसमें, जब हम कार्टेशियन सिस्टम सीख रहे थे। तो वो ऐसे चीज़ें हमारे काम आती हैं, जब भी एक्स वाई समतल दिया आया हमें तुरंत क्या कर देना है, जेड बराबर 0। तो इसका मतलब एक्स वाई समतल अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो हमारा आर बिंदु हमारा कहाँ है, एक्स वाई समतल में है। एक्स वाई समतल में है तो आर का जेड निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जेड निर्देशांक हमने क्या निकाला, लेमडा z2 प्लस z1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा z2 प्लस z1 बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -z1 अपॉन z2। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, लेमडा जो रेशियो 1 मान के रखा था उसमें लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -z1 अपॉन z2। अब यहाँ पे माइनस देख के ये नहीं देखना है कि ये तो बाह्य विभाजन है, हो सकता है यहाँ पे z1 की वैल्यू -5 हो, z2 की वैल्यू 5 हो, तो क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो इस पे हमें माइनस पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बस इतना याद रखना है कि जब भी हमें एक्स वाई समतल में दिया जाएगा हम z बराबर 0 कर देंगे। ये रट के बैठोगे, अगर आपको ये रटने में आसानी है तो आप रट लो, नहीं तो आप बेसिक याद रखो, एक्स वाई समतल से विभाजन मतलब z निर्देशांक 0 कर देंगे, अनुपात λ/1 मानेंगे, हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, एक समीकरण यहाँ से आएगी, एक अननोन है क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी।
सेम चीज़ हम किसके लिए अप्लाई कर देंगे, वाई जेड समतल के लिए। वाई जेड समतल में हमें पता है अब हमारा आर बिंदु कहाँ होने वाला है, वाई जेड समतल में होगा, वाई जेड समतल में होगा। वाई जेड समतल की अब नाम आती है हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए एक्स बराबर क्या होगा, 0। तो आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, लेमडा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। ये क्या कर देंगे 0, क्या आ जाएगी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सेम किसके लिए आ जाएगा, जेड एक्स समतल के लिए। तो हमारा आर बिंदु अब किस में होगा, जेड एक्स समतल में होगा। तो लेकिन जेड एक्स समतल क्या बोलता है कि उस पर कोई भी बिंदु ले उसका वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। वाई निर्देशांक 0 करते ही क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमें दे दिया जाए समतल से विभाजन, तो हमें क्या करना है, उस समतल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। या फिर दूसरे केस में हम क्या बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे निर्देशीय समतल दिए हो, हमें कोई और समतल दे दे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, समतल की समीकरण होगी। समीकरण में अब हमें पता है आर बिंदु हमारा क्या होगा, समतल पर होगा। समतल पर होगा तो उसकी समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे आर की वैल्यूज। लेमडा में क्या आएगी, एक समीकरण आएगी, उसे क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा आते ही लेमडा रेशियो 1 अनुपात आ जाएगा। इसके अलावा जैसे अगर आपकी लेमडा की वैल्यू आ गई 2/3, तो हमारे अनुसार अनुपात क्या हो गया, 2/3 रेशियो 1। लेकिन हो सकता है ऐसा आपको ऑप्शन में ना मिले, तो क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको 2/3 लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन में मिल सकता है। तो ये हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, रेशियो है, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2/2 है, इसका मतलब क्या है, ये 1/1 ही है। 1/1/5 है, इसका मतलब ये क्या है, 5/1 है। आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे लेमडा अपॉन 1 बराबर क्या आया, 2/3, यानी इसको 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, है ना। बस, तो ये है हमारा विभाजन। इसके अलावा हमने 2D में एक चीज़ और देखी थी कि हमारे क्या थे, दो बिंदु थे x1 y1 x2 y2। हमने क्या करवा दिया था, रेखा से विभाजन करवा दिया था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। वहाँ से जो बिंदु आया था, तो या फिर हम बोलें कि ये जो रेशियो निकल के आया था, है ना, रेशियो निकल के आया था। अगर ये रेशियो m/n है, तो आपको याद हो कि m डिवाइडेड बाई n, यानी m और n अनुपात का रेशियो आया था -ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c आया था, आपको याद हो तो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक यही आया था, ठीक है। ये आया था हमारा 2D में। कैसे आया था, प्रोसेस वही है। हमने क्या हमें क्या करना है, सी बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो कि क्या हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और क्या आया था, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब ये बिंदु क्या होगा, हमारी इस रेखा पे स्थित होगा। जैसे इसमें रखेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी, m/n की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने डायरेक्ट याद रख ली थी कि m चाहिए ऊपर, तो m की साइड वाला बिंदु रेखा में रख दो। n चाहिए, n की साइड वाला बिंदु क्या करो, रेखा में रख दो, और साइन क्या यूज कर लो, माइनस यूज कर लो। सेम हमारा एक केस इसमें बनता है। हमारे दो बिंदु हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब हम यहाँ पे रेखा ना लेके क्या लेंगे, समतल लेंगे, जिसकी समीकरण, समतल की समीकरण हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। जैसे इसकी समतल की समीकरण है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो इसका जो रेशियो आएगा m/n, वो सेम उसी तरीके से आएगा जैसे उसमें आया था, माइनस का चिन्ह आएगा। m चाहिए तो m की साइड का बिंदु इसमें रख दो, प्लस cz1 प्लस डी रख दिया। अब n के लिए n की साइड वाला इसमें रख दो, किसमें, समतल में, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस डी। प्रोसेस की बात हो, अगर प्रूफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, इस बिंदु के निर्देशांक निकालो m और n में, इस ये समतल पे होगा बिंदु, इसकी समीकरण में पुट करो, क्या आ जाएगा, m/n आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या रख सकते हो, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। तो विभाजन में सेक्शन फॉर्मूला में बस हमारे पास इतनी चीज़ें, हमें बस 2-4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिस साइड रेशियो है, अगर बिंदु है निर्देशांक निकाल रहे हैं तो क्या होता है, उल्टा मल्टीप्लाई होता है। m तो इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा, n इधर से। नीचे क्या आता है, m और n आते हैं साइन प्लस अंत विभाजन में, और माइनस बाह्य विभाजन में। अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो वो कंडीशन उस पर अप्लाई कर देंगे। जब भी अनुपात मानना होगा, क्या मानेंगे, λ/1 मानेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, दो बिंदु दे दिए,
इसको ये क्या बोल रहा है, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु आर है जिसका जेड निर्देशांक हमें क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि इसके पे है तो वो उनको विभाजित कर रहा होगा। तो ये पी हो गया 2 7 1, क्यू हो गया 3 10 11। इस पे कोई बिंदु आर है, अनुपात नहीं दे रखा, क्या मान लिया, लेमडा रेशियो 1। जैसे लेमडा रेशियो 1 माना, आर के निर्देशांक आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, अब हमें पता है लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 लेमडा प्लस 2 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, 10 लेमडा प्लस 7 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, 11 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। लेमडा के लिए क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो हमें क्या दे रखा है कि आर का जेड निर्देशांक कितने, 3। आर का जेड निर्देशांक की बात करें तो क्या है, 11 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 3। आ गई इक्वेशन लेमडा में, तो सोल्व कर लेते हैं। 11 लेमडा प्लस 1 बराबर 3 लेमडा प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 8 लेमडा। यहाँ पे लग रहा है अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है ऐसे, ये तो क्या 0, ओके ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, तभी मैं सोचा 0 आ गई है, तो ये 3 आ गया। तो 8 लेमडा बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो लेमडा बराबर कितना आ गया, लेमडा की वैल्यू आ गई 1/4। अब हमें क्या पूछ रहा है आगे, इसके निर्देशांक, तो आप ये वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो। तो 3 लेमडा प्लस 2 बोले तो देखो सबसे पहले तो लेमडा प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1 बराबर 5/4 हो जाएगा। 3 लेमडा प्लस 2 बोले तो 3/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5/4। वाई निर्देशांक में क्या है, 10 लेमडा प्लस 7 यानी 10/4 प्लस 7 डिवाइड में लेमडा प्लस की वैल्यू 5/4। ये ऑलरेडी इसने दे रखा था, 3 ही आएगा, चाहे आप निकाल लेना। ये हो गया 11/5, ये हो गया 21/5 और 3। क्या आ गया हमारे बिंदु के निर्देशांक। इसमें लग रहा है हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कुछ न कुछ हमने शायद मिस्टेक कर दिया होगा ना। लेमडा की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 1/4 निकल के आ गई। ये क्या, अच्छा ये 38 आएगा। 7 × 4 क्या होगा, 28 + 8 38। तो 11/5 38/5 और 3, 11/5 38/5 और 3, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 बिंदु हैं, ठीक है, बिंदु दे दिए, 2 दे दिया एक्स वाई तल। एक्स वाई तल क्या होता है हमारा, एक्स वाई तल ही होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्स वाई तल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये एक्स एक्स होती है, ये वाई एक्स होती है, यहाँ मूल बिंदु होता है। इसने क्या बोल दिया, एक्स ओ वाई, चाहे आप एक्स ओ वाई बोल दो चाहे एक्स वाई बोल दो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी रेखा बनाई, उस पर क्या ले लिए, बिंदु ले लिए, 4 2 -1 रेखाखंड आ गया। अनुपात क्या ले लेंगे, लेमडा रेशियो 1। अब हमें पता लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। बिंदु के क्या आ जाएंगे, निर्देशांक। लेकिन अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमें तीनों निर्देशांक क्यों निकालने हैं। इसने क्या बोला है, हमें क्या पूछा है, अनुपात। अनुपात के लिए बस हमें क्या मिल जाए, एक समीकरण। समीकरण के लिए इसने क्या दे दिया है कि बिंदु विभाजित कौन कर रहा है, एक्स वाई तल। एक्स वाई तल पर जेड बराबर क्या होता है, 0। तो क्यों ना हम इसका क्या निकाल लें, इस बिंदु का सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट निकालें, उसको क्या कर दें, 0 कर दें। हमें तो एक समीकरण चाहिए, बस बिंदु चाहिए ही नहीं। तो जेड निर्देशांक निकाल लेते हैं इसका। लेमडा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से। 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। डिवाइड में लेमडा प्लस 1 बराबर क्या कर देंगे, 0। जैसे 0 करेंगे लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो अनुपात क्या आ जाएगा, लेमडा रेशियो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें हमारा कुछ ज़्यादा है नहीं, बस वही चीज़ें जो हमने 2D में सीखी थी। सबसे पहले आप क्या है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूले नहीं रटने हमें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, रेखा बनाओ, रेखा बना के बिंदु लिख लो, वो रेखाखंड बना के बिंदु लिख लो, इनका विभाजन बिंदु आ गया, रेशियो लिख लो। अब डिसाइड कर लो, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एम इधर मल्टीप्लाई होगा, एन होगा, यानी इसके निर्देशांक एम से मल्टीप्लाई होंगे, इसके निर्देशांक एन से मल्टीप्लाई होंगे। अंत विभाजन है तो साइन प्लस का नीचे m + n आ जाएगा। अगर एक्स वाई समतल दे दिया तो इसकी कंडीशन z बराबर 0,
वाई जेड दे दिया तो x बराबर 0 कर दो, जेड एक्स दे दिया तो y बराबर 0 कर दो। जब भी अनुपात मानना हो क्या मानेंगे, लेमडा रेशियो 1 मानेंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।